नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत और आज हम बात करेंगे नए साल को लेकर। जो नया साल आता है तो हमें कई सारी खुशियां देता है। नए साल को लेकर हम तमाम अपने प्लान बनाते हैं, तो उसमें एक सेहत का भी प्लान एक शामिल होता है। कई सारे अध्ययन में देखा गया है कि सबसे ज़्यादा लोग नए साल पे एक तैयारी करते हैं तो कि वो सेहत वाली बातें उसमें शामिल करते हैं ताकि उनकी पूरी सेहत सही रहे और आगे भविष्य में भी उनके लिए अच्छी चीज़ें, अच्छी खबरें आती रहें। आज इन्हीं सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान डॉक्टर विनय सोनी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा शो शुरू करने से पहले हम डॉक्टर विनय सोनी जी के बारे में थोड़ा सा आपसे परिचय करा दें। आप सीनियर फैमिली फिजिशियन हैं और आपको करीब 42 वर्षों का अनुभव है। आप स्वामी मानसिंह मेडिकल कॉलेज से MD मेडिसिन में पढ़ाई कर चुके हैं। आप सामाजिक सरोकारों से भी जुड़े हुए हैं। आप अब तक 100 से अधिक हेल्थ कैंप और 30 से अधिक ब्लड डोनेशन कैंप भी आयोजित करवा चुके हैं। आपको इसके लिए कई सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। सर, हम नए साल की बात कर रहे हैं तो सर, अगर हमको आदतों की बात करें तो कौन कौन सी ऐसी आदतें हैं जो हमको स्वस्थ रखती हैं और कौन कौन सी ऐसी हमारी जो आदतें हैं जो हमें परेशान करती हैं या हमें बीमार करती हैं, ये हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाएं। देखिए, नव वर्ष को लेकर के मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक नियम का पालन करें। बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल सा एक तरीका है। अपने दिनचर्या को, 24 घंटे की दिनचर्या को 3 भागों में बांटें। 8, 8 और 8 घंटे। 8 घंटे आपको काम करना है, खूब जम के काम कीजिए। 8 घंटे आप सोइए और 8 घंटे अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स और अपने शरीर और अपने लिए दीजिए। ये आपको स्वस्थ रखेंगे और आपको बीमारियों से भी दूर रखेंगे। अब मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि 8 घंटे सोने का मतलब क्या है। हम 8 घंटे सोने का मतलब है हमको नींद आनी चाहिए, हमारे दिमाग को रेस्ट मिलना चाहिए, हमारे शरीर को रेस्ट मिलना चाहिए। हम अगर खाली बिस्तर में लेटे रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे या मोबाइल देखते रहेंगे या लैपटॉप पे काम करते रहेंगे, दिमाग शांत नहीं हो पाता है। दिमाग को शांत करना बहुत ज़रूरी है। जब दिमाग शांत होता है तो हमारे शरीर के दूसरे अंग भी अच्छे से काम कर सकते हैं। जैसे हमारे शरीर को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है, दिमाग को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। अगर हम 8 घंटे अच्छे से सो लेते हैं तो उसके बाद जब उठते हैं तो हम बहुत ताजगी महसूस करते हैं। दिमाग अच्छे से शांत रहता है, हमारे में काम करने की स्फूर्ति आती है। ये सभी के लिए लागू है, हर उम्र के लिए, हर वर्ग के लिए लागू है ये नियम। दूसरा है 8 घंटे आप काम कीजिए। 8 घंटे जम के काम कीजिए, अपनी इच्छा अनुसार काम कीजिए, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखें। आजकल जिस तरीके की लाइफस्टाइल हो गई है, जिस तरीके के काम हो गए हैं, बहुत लंबी लंबी सिटिंग हो गई, बहुत लंबा टाइम लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे काम करना पड़ता है, मोबाइल पे काम करना पड़ता है। तो मेरा एक अनुभव है और मेरा एक लोगों को, मैं हमेशा मरीजों को भी ये समझाता रहता हूँ कि स्क्रीन टाइम को किसी भी तरीके से कम कीजिए। जैसे अगर मान लीजिए आप 4 घंटे 6 घंटे तक लगातार कुर्सी पे बैठे हुए काम कर रहे हैं लगातार, तो मांसपेशियों में अकड़न हो जाती है, आंखें भी थक जाती हैं। तो हर आधा घंटे बाद आप भले ही कुर्सी से खड़े हो जाएं और खड़े होकर के काम करते रहें। भले ही आधा घंटे के लिए खड़े होकर, 1 मिनट के लिए खड़े होकर के वापस बैठ जाइए, कुर्सी के ही एक चक्कर लगा लीजिए। तो उससे आपके शरीर में जो मांसपेशियों में अकड़न आती है वो नहीं होगी। बहुत सिंपल सा है। इसी तरीके से स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए हर थोड़ी देर बाद में, भले ही आधा मिनट ही, 30 सेकंड भी आँख को अगर बंद करेंगे तो आँख को आराम मिलेगा, स्क्रीन टाइम हमारा कम होगा, हम अच्छे से काम कर सकेंगे। इसी तरीके से अगर आपका दूसरे तरीके का काम है, जैसे आपका घूमने का काम है या वॉक का काम है या दूसरे तरीके का काम है, तो उसमें भी आपको इसी तरीके से अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए। तीसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है 8 घंटे का अपने लिए और फैमिली और फ्रेंड्स के लिए टाइम देना। इसमें आप अपने आप को से भी बात कीजिए। आपको क्या अच्छा लगता है उस पर भी आप विचार कीजिए। आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है उस पर भी विचार कीजिए। अपने फैमिली को टाइम दीजिए। फैमिली को टाइम देंगे तो फैमिली में, एक घर में एक अच्छा माहौल बनेगा, अच्छा वातावरण बनेगा, खुशनुमा वातावरण बनता है। और ये सब चीज़ें भी हमारे शरीर के में जो रस बनते हैं, तरह तरह के जो रस बनते हैं, उन पे सीधा असर पड़ता है और वो आपको खुश रखते हैं। वो खुश रहते हैं तो आपको बीमारियों से भी दूर रखते हैं।
इसी तरीके से अगर योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज ये सब अगर आप करते हैं तो इस सब से भी आपको बहुत आराम मिलता है, बीमारियों से आप दूर रहते हैं। इसमें ये एक और चीज़ भी मैं कहना चाहूँगा, खान पान आपका। जी बिल्कुल। खान पान में आजकल जो चलन हो गया है फास्ट फूड का, ये नुकसानदायक है। हम बार बार डॉक्टर लोग सलाह देते रहते हैं कि ये जो फास्ट फूड है इसमें शुगर भी होती है, मैदा भी होती है, गेहूं भी होता है, ये कुछ तली हुई चीज़ें भी होती हैं, ये सब नुकसान करती हैं। चीनी है, नमक है, तली, फास्ट फूड, ये सब चीज़ें बहुत नुकसान करती हैं। हमारा खाना आहार, हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर मैं अपना बचपन याद करता हूँ, मोटा अनाज खाया करते थे जी। गेहूं और मैदा का उपयोग नहीं हुआ करता था। आजकल हम देखते हैं कि गेहूं और मैदा का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। खाली सर्दियों में कभी 1-2 बार बाजरे का उपयोग होता है या मक्के का उपयोग होता है, जबकि ये पहले रेगुलर होता था। इसमें फाइबर भी मिलता था और इस सब से हमारा पेट भी ठीक रहता था, एनर्जी भी पूरी मिलती थी और पाचन शक्ति को भी आराम मिलता था। ये सारी जो पदार्थ हैं खाने के, जैसे जिसको हम कहते हैं हरे पत्ते की सब्जियां हैं, सलाद है, सर्दियों के अंदर हम बादाम, अखरोट है, ये सब चीज़ें हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। जी। अच्छा सर, जैसे कल हम लोग से आपस में बात हो रही थी तो आपने कहा कि जो खाने का जो तरीका है वो भी काफ़ी बदल गया है। आपने कहा कि जब खाते हैं तो खाने पे ही सिर्फ ध्यान देना चाहिए, ऐसा क्यों आप हमारे दर्शकों को बताना चाह रहे थे? देखिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब हम खाना खाते हैं तो मैं बचपन में सुना करता था कि अगर हम खाना खा रहे हैं और हम अखबार भी पढ़ रहे होते तो मेरे ग्रैंडफादर मुझको डांट देते थे। वो कहते थे खाना खा रहे हो तो खाना ही खाओ, अखबार भी नहीं पढ़ो। आजकल मैं देखता हूँ कि खाना खाते हुए में हम छोटे से बच्चे को भी अगर हम देखते हैं तो उसके सामने भी हमको लैपटॉप या हमको आईपैड लगा करके या मोबाइल पे वीडियो दिखाते हुए उसको खिलाना पड़ता है और वो खाना खाने के अंदर वो उसको देखने में मशगूल रहता है और करीब जो चीज़ वो 15 मिनट में ख़त्म कर सकता है वो 1-1, 1.5 घंटे में ख़त्म करता है। देखिए, जब वो आपका ध्यान आपका स्क्रीन के ऊपर है तो आपके ब्रेन में कुछ सैटाइटी सेंटर्स होते हैं जो आपको कमांड देते हैं कि हाँ भाई पेट भर गया, आप खाना बंद करो। जब हम वो देख रहे होते हैं तो वो सैटाइटी सेंटर डिस्टर्ब हो जाते हैं और आपको पता ही नहीं लगता कि आप क्या खा रहे हो और कितना खा रहे हो। वो उसी के अनुसार आपके रस बनते हैं जी। अगर आप मारधाड़ की कोई चीज़ देख रहे हैं तो आपके रस भी उत्तेजित रस बन रहे हैं, और अगर आप कोई प्लेजेंट चीज़ देख रहे हो या कुछ भी नहीं देख रहे हो, सिर्फ खाने को एंजॉय कर रहे हो, तो उसके रस अलग बनते हैं। हमारे यहाँ ये कहा गया है कि खाना खाने से पहले जब हम बैठते हैं, खाना खाने के लिए बैठते हैं, तो खाने की सुगंध से ही हमारे रस बनना चालू हो जाते हैं जी। फिर जब हम देखते हैं तो उससे भी हमारे को अच्छा लगता है, हमारे पसंद का खाना आया तो हमारे को खुशी मिलती है, उसके खुशी के रस बनते हैं हमारे। इसी तरीके से जब हम खाते हैं तो उस तरीके का रस बनता है। तो ये सब चीज़ें जब हम टीवी या स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं और वो सब देख रहे हैं तो उस सब का हमारे कोई मायने ही नहीं रह जाता, वो सब हम इग्नोर हो जाता है, वो ध्यान ही नहीं जाता। हमारा ध्यान पूरा स्क्रीन पे रहता है और दिमाग का जो सैटाइटी सेंटर है वो ब्लॉक हो जाता है। इसलिए खाना खाते समय मेरा एक ही अनुरोध है कि आप सिर्फ अपना ध्यान खाने तक ही केंद्रित रखें जी। हेलो डॉक्टर, में एक छोटे से ब्रेक का समय हो चुका है। ब्रेक के बाद से भी हम लोग बात करेंगे कि हम कैसी आदतें रखें कि इस नए साल में स्वस्थ रह सकें। जैसे 2 साल से कोरोना की महामारी सब तरफ चल रही है और इस महामारी को कैसे काबू किया जा सकता है, हमको किस किस तरह से अपनी आदतों में बदलाव किया जा सकता है, तो डॉक्टर वीना सोनी जी से बात करेंगे कि सर कौन कौन सी ऐसी आदतें हैं जो कि हमको इस बीमारी से पूरी तरह से मुक्ति दिला सकती हैं। देखिए, इस कोरोना ने हमारे से बहुत कुछ छीना है, हमारे परिवार को भी डिस्टर्ब किया है, लेकिन इसके साथ में इसने हमको बहुत कुछ सिखा भी दिया है। हम जिस तेज गति से भाग रहे थे उसके ऊपर एक रोक लगाई है। हम सब कुछ भूल चुके थे, अब हमको धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि हमको
किस तरीके से रहना चाहिए। जो हमारी पुरानी लाइफस्टाइल थी, जिस तरीके से हम पहले रहते थे, हम बहुत कुछ उस तरीके से सीखे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अभी भी मैं देखता हूँ लोग मास्क लगाने के लिए इतने ज़्यादा जागरूक नहीं है जितना कि उनको होना चाहिए। अभी भी बाज़ारों में बगैर मास्क के लोग नज़र आते हैं, थूकते हुए नज़र आते हैं। लोगों के अंदर डिस्टेंसिंग की बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। अभी भी शादी ब्याह वगैरह में, समारोह में लोगों की भीड़ रहती है। बाज़ारों में कोई भी त्यौहार आता है या कुछ भी होता है तो पूरी भीड़ हो जाती है। उस सब का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। हमको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रख के चलनी पड़ेगी। मास्क का उपयोग करना ही करना पड़ेगा। देखिए, हमारे यहाँ जो नमस्कार या नमस्ते का जो प्रचलन था, उसको छोड़ के हम गले मिलने लग गए, हाथ मिलाने लग गए। उससे अब से एक से दूसरे को कीटाणु का एक्सचेंज हो रहा है। दूसरा, मास्क लगाने से सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो भी कीटाणु विषाणु जो भी थे वो हमारे शरीर में कहाँ से प्रवेश करते थे? मुंह से और नाक के द्वारा ज़्यादातर, या हाथ के द्वारा या खाने के द्वारा जा रहा है। वो सब कुछ मुंह से जा रहा था। तो जब हमने मास्क लगा लिया तो हमने बहुत सारी बीमारियों को, सांस से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उनको तो हमने बहुत सीमा तक कंट्रोल कर लिया जी। ये एक गलत फहमी है लोगों की कि साहब मास्क लगाने से सांस लेने में दिक्कत होती है, मास्क लगाने से हमको सांस नहीं आता है और परेशानी होती है, दम घुटता है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक, अगर थोड़े टाइम अगर आप लगाएंगे, आदत आएगी तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि हमने जब ये कोरोना आया तो हमने घर में रहना सीखा, परिवार के साथ समय बिताया। परिवार के लोगों को, जो हम एक परिवार से दूर होते जा रहे थे, उसमें नज़दीकियाँ आई हैं। ये हमको एक पॉजिटिव बदलाव भी मिला हमको। लेकिन साथ में हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है, सैनिटाइजेशन, मास्क लगाना, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना, ये सब बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में अभी जब हम कोमाइक्रॉन की बात कर रहे हैं या थर्ड वेव की बात कर रहे हैं, तो हमको ये सब चीज़ों के लिए सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ हम ये नहीं भूलें कि साहब अभी भी देखिए कोमाइक्रॉन के लिए कह रहे हैं कि साहब लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, कोई नहीं, खाली खांसी जुकाम होकर के ठीक हो जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि ये अभी भी अंडर स्टडी है, बहुत सारी चीज़ें आना बाकी हैं। अभी इसके पूरे कॉम्प्लिकेशंस को भी देखना बाकी है। लेटर ऑन क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको भी देखना बाकी है। तो अभी स्टडीज चल रही हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि नहीं हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको सावधान तो रहना पड़ेगा जी। और जैसे अभी ऐसा तो है नहीं कि जैसे डेल्टा वेरिएंट आया या ओमिक्रॉन आया, तो ऐसा नहीं है कि अब कोरोना का ये लास्ट वेरिएंट है। इसके बाद से भी उसके वेरिएंट आएंगे, तो हमें अपनी आदतों में बदलाव करके ही इससे बचाव किया जा सकता है। अच्छा, डॉक्टर विनय सोनी सर से मैं बात करूँगी। जैसे सर बात हो रही है कि भाई हम स्वस्थ रहें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं और तब जाके हम इससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि नए साल पे हम क्या क्या ऐसे चीज़ें शुरू करें जिससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे और हमें दूसरी बीमारियों से या कोरोना से भी बचाव हो सके, तो उन आदतों के बारे में थोड़ा बताएं जिससे इम्यूनिटी अच्छी रहे। जैसा मैंने शुरू में कहा था, हम अपनी दिनचर्या को 3 भागों में बांटें। जी। देखिए, खाली खान पान तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मतलब इम्यूनिटी के लिए। समझते हैं कि इम्यूनिटी सिर्फ खाने से ही होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाने से ही इम्यूनिटी बढ़ती है। हमारी पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पॉजिटिव रहें, हम खुश रहें। अगर कोई प्रॉब्लम भी आई है तो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें, बजाय टेंस होकर के बैठ जाएं और नेगेटिविटी नहीं लाएं। हम अच्छा खान पान करें, हरी सब्जियां हैं, सलाद है, मोटा अनाज है, इस तरीके का खाना, ये सब चीज़ें आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। विटामिन सी जिन भी चीज़ों में होता है, संतरा है, नींबू है, आंवला है, ये सब चीज़ें आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। प्लस इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है एक नियमित रूप से व्यायाम करना, कसरत करना, घूमने जाना, प्राणायाम करना, योग करना, ये सब भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है। लेकिन इस सब से ऊपर एक और चीज़ है, वो है आपकी पॉजिटिविटी, आपका खुश रहना। आप अगर खुश रहेंगे, इम्यूनिटी अपने आप बढ़ेगी आपकी। जी।
अच्छा डॉक्टर विनय सोनी सर, आप बता रहे थे कि मतलब मोटा अनाज जैसे जौ है, बाजरा है या फिर मक्का है सर, लेकिन जैसे हम लोगों की जनरेशन की बात करें तो हम लोगों के मन में ऐसा है कि जो जौ या बाजरा या मक्का है ये सब सर्दियों में खाया जाने वाला है, तो क्या इसको हम पूरे साल खा सकते हैं या फिर हम सिर्फ इसको सर्दियों में खाना चाहिए? नहीं नहीं, पूरे साल खा सकते हैं आप इसको, ऐसा कुछ भी नहीं है। जौ का प्रचलन, जौ और दाल का प्रचलन बरसों से चला आ रहा है, पूरे साल खाते हैं। और बाजरा भी खाते ही हैं लोग, गाँव में आज भी खाया जाता है जी। अच्छा सर, अभी एक सवाल जैसे अभी सर्दियों को लेके भी आया है कि जैसे सर्दियों में ढेर सारी समस्याएं हो जाती हैं, खासकर बुजुर्गों की एक समस्या हमेशा आती है कि भाई उनको जोड़ों की समस्या रहती है या फिर उनके पाचन से रिलेटेड जो समस्याएं रहती हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बॉडी को काम में लेना। उम्र के हिसाब से ये सब चीज़ें आती हैं, शरीर भी थकता है, हड्डियाँ भी घिसती हैं, तो हमको किस तरीके से और कैसे काम में लेना है ये हमको सीखना पड़ेगा। हमको बिल्कुल, अगर लाइफस्टाइल हमने सेडेंट्री लाइफस्टाइल कर दी तो जुड़ भी जाते हैं जी। और हमने एक्सरसाइज भी करी, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली तो भी नुकसान है जी। तो हम शरीर की ऐसी प्रैक्टिस बनाएं कि हमारे को शरीर का हर अंग, हर जोड़ हमारा मूवमेंट हो उसमें। जी। हम रेगुलर वॉक करें, हफ्ते में 5 दिन तो वॉक करने पे जाना ही जाना चाहिए और एक सर्टेन स्पीड के ऊपर हमको वॉक करना चाहिए आपकी एज के अनुसार। अगर आप 60 प्लस हैं और कोई दूसरी बीमारी नहीं है तो आपको करीब 4 से 4.5 किलोमीटर वॉक करना चाहिए 40 से 45 मिनट के बीच में। अगर लेकिन दूसरी बीमारी है तो अपने चिकित्सक की सलाह के अनुसार करें, क्योंकि इस उम्र के बाद में कुछ जोड़ों की परेशानियां भी हो जाती हैं। किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को हार्ट की तकलीफ है, किसी को दमा की शिकायत है, COPD है। ये सब चीज़ों के लिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके का, लेकिन अपने गतिविधियां चालू रखें, योग और प्राणायाम वगैरह बराबर करते रहें। जी। अच्छा सर, अभी जैसे हम बात करें, ये तो बुजुर्गों की हो, युवाओं की जो बात करें तो अभी कई सारे ऐसे रिसेंट में केस आए हैं कि कम उम्र के 30 या 32 साल में भी हार्ट अटैक की जो समस्या है बॉडी में, तो इसमें जैसे आपने कहा कि सीडेंटरी लाइफ स्टाइल या फिर कम सोना ये तो कारण है। इससे बचाव के लिए जो आते हैं उसमें क्या करना चाहिए? एक नशा भी लोगों का बढ़ा है, तो शायद क्या इससे भी असर पड़ा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यंग एज के अंदर हार्ट की प्रॉब्लम्स काफ़ी देखने को आ रही हैं। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है स्ट्रेस। जी। खान पान, स्ट्रेस, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ वर्क, और स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया है, 10-10, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे काम किया जा रहा है जी। और उसके बाद भी ब्रेन को रिलैक्स, जैसा मैंने शुरू में बताया था कि दिमाग को रिलैक्स करने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। ये सब बहुत ज़रूरी है। आपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए टाइम नहीं है आपके पास में, और आपके पास वर्कलोड इतना है, आप 10-10 घंटे, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, वो ही एक सबसे बड़ा इसमें एक फैक्टर है। ब्रेक के बाद से भी हम लोग बात करें कि नए साल पे हम कैसे स्वस्थ रहें, और इस पे हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर विनय सोनी जी से। और आपको 42 वर्षों से अधिक का अनुभव है। इतना कम ही, बहुत सारे चिकित्सक ऐसे होते हैं जो इतने साल तक प्रैक्टिस कम ही करते हैं। सर, हम लोग बात कर रहे थे कि नए साल को लेकर, जैसे नए साल पे ढेर सारे लोग अपने रेजोल्यूशन लेते हैं, हेल्थ को फिट रखने की बात करते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा देखा जाता है वो कि वो अपना वज़न नियंत्रित रखेंगे, या फिर वज़न ज़्यादा है तो उसको कम करने का। तो इसमें बहुत सारी गलतियाँ भी करते हैं। तो हम अपने दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे, अगर इस तरह से फिट रहने के लिए, वज़न कम करने या वज़न नियंत्रित रखने के लिए अगर कुछ कर रहे हैं, तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और सावधानियाँ क्या रखनी चाहिए उन्हें? बहुत अच्छा सवाल किया है। बरसों हो गए मेरे को इस सवाल का जवाब मेरे मरीजों को बताते हुए। जी। मरीज यही कहता है, साहब नए साल पे मैं इतना, आपकी बार इतना वज़न कम कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। पहली तारीख आती है, अरे आज तो अभी देर से उठेंगे, रात को बहुत जश्न मनाया था, आज तो रह गया, कल से चालू करेंगे। जी। नहीं, अभी संडे है, मंडे से चालू करेंगे। ये जब तक दिमाग में रहेगी तब तक आप नहीं कर सकेंगे। अगर आपने एक दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मेरे को 1 तारीख से ये करना है तो करना है। जी। कुछ भी हो, बरसात आ रही है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, युवा के लिए मैं खास तौर से बता रहा हूँ कि नहीं, उस सब से बिल्कुल नहीं रुकें
और अपना एक नियम बनाएं कि नहीं, मेरे को इतनी देर तो वॉक पे जाना ही जाना है। अभी ठंड है तो कोई बात नहीं है, आप कपड़े पहन के, अच्छे से कपड़े पहन के जाइए, मफलर लगाइए, टोपा लगाइए, ग्लव्स पहनिए, लेकिन जाइए। सबसे पहली चीज़ है कि अपना वज़न कंट्रोल करने के लिए आपको धीरे धीरे बढ़ाते हुए 40 से 45 मिनट्स की वॉक करें आप। करीब 4 से 4.5 किलोमीटर कवर करें, उसमें धीरे धीरे बढ़ाएं, एकदम से नहीं बढ़ाएं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फास्ट फूड से बिल्कुल परहेज करें। अगर फास्ट फूड किसी हफ्ते में 1-2 बार, अगर एक बार खाना भी पड़ता है आपको, तो उस दिन आपको ये ध्यान रखें कि आपको एक्स्ट्रा पानी पीना पड़ेगा जी। अदरवाइज फास्ट फूड कब्जी भी करता है, तो कब्जी होगी तो साथ में दूसरी और बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, वजन बढ़ाता है। अगर हम पानी अच्छे से पिएंगे तो फास्ट फूड के ऊपर नियंत्रण करें। तीसरा, अपना खान पान जो रेगुलर रोज का खाना पीना है उसके अंदर भी खास तौर से ध्यान दें। देखिए हमारे यहाँ पे जो कल्चर है वो ये है कि यानी सुबह का नाश्ता तो हम या तो करते ही नहीं है या बहुत हल्का फुल्का करते हैं। दोपहर का खाना फिर ठीक हो जाता है और रात का खाना जो है वो सबसे ज़्यादा हैवी होता है, जबकि होना चाहिए बिल्कुल उल्टा। बिल्कुल। हम सुबह काम पे जाते हैं, उस समय हमको सारे दिन एनर्जी चाहिए होती है, उस समय पे हमारे पास कुछ भी नहीं है एनर्जी के नाम पे। तो हमको सुबह का ब्रेकफास्ट जो है वो सबसे ज़्यादा हैवी होना चाहिए, फिर लंच हो और फिर डिनर सबसे हल्का हो, क्योंकि डिनर के बाद में आप सीधे सोने चले जाते हैं। तो फिर भी उसमें भी खास तौर से ध्यान रखें कि खाना खाने के बाद और सोने के बीच में एक सर्टेन टाइम पीरियड होना चाहिए, उसमें भी थोड़ा सा घूमें आप ताकि खाना पच सके जी। अच्छा सर, जैसे अपनी खान पान की बात करें तो जैसे जो हमारे दर्शक या फिर जो आम आदमी जो वज़न कम करना चाहते हैं तो अचानक से वो फैटी डाइट, खासकर फैट वाली चीज़ें लेना बंद कर देते हैं, तो क्या ये सही है? नहीं, टोटल फैट बंद करना तो ठीक नहीं है। फैट भी हमारे को शरीर में ज़रूरी होता है, प्रोटीन्स ज़्यादा होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कम होने चाहिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि हम अपने खाने को किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। मैंने बताया जैसे कि सुबह का नाश्ता सबसे हैवी हो, फिर लंच और फिर डिनर हल्का हो, तो उसमें आप जो जैसे हरी सब्जियां हैं, सलाद है, मौसम के हिसाब से आपको दही या दूध का सेवन करना चाहिए। हरी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। दोपहर के टाइम पे कोई भी एक फल ज़रूर खाएं, मौसमी फल खाएं, कोई ज़रूरी नहीं कि सब ऑफ सीजन फल खाएं। ये सब चीज़ों का सेवन बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि वजन कम करने के लिए, तो कुछ लोग क्या होता है कि चावल या रोटी खाना बंद कर देते हैं और पूरी तरह से वो अनाज के बजाय वो सलाद या फल पे आ जाते हैं, क्या ये सही है? नहीं, पूरी तरह से तो नहीं आना चाहिए, पार्टली हम रिप्लेस कर सकते हैं। गेहूं को भी हम जैसे जौ में से रिप्लेस कर सकते हैं, बाजरे से कर सकते हैं। इसी तरीके से हरी सब्जियां हम कोरी खा करके भी अपने पेट जरूर भरना चाहिए, पेट खाली नहीं रहना चाहिए। हम जितना पेट की इच्छा है उससे ज़्यादा भी नहीं खाएं, लेकिन पेट भरा हुआ रहना चाहिए। भूखे रहने से वजन कम नहीं होने वाला है जी। अच्छा, वैसे सुनने में आता है खाली पेट रहने से भी मोटापा बढ़ता है। बिल्कुल सही कहा है आपने जी। खाली पेट रहेंगे तो वजन बढ़ेगा जी। अच्छा सर, बात आ रही थी कि हम वजन कम करने के लिए, तो फिर और क्या कुछ तरीके हैं जिससे वजन कम किया जा सकता है? जैसे अभी कई सारे कीटो डाइट की बात करते हैं, अलग अलग तो थेरेपीज आते हैं, क्या ये मतलब कारगर होते हैं, या फिर जैसे कुछ लोग बैरियाट्रिक सर्जरी भी करा लेते हैं, तो ये क्या उतना कारगर होता है जिस तरह से कि हम लोग नॉर्मल तरीके से कम करते हैं? बैरियाट्रिक सर्जरी हमारे को वज़न कम करती है, खाली वज़न ही नहीं कम करती है। जिन लोगों को डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर होता है, किसी हद तक, किसी मात्रा तक उनकी दवाइयाँ भी कम हो जाती हैं, वज़न भी कम होता है। उसका सबसे जो मूल कारण है वो ये है कि बैरियाट्रिक सर्जरी में हम पेट की साइज़ को छोटा कर देते हैं, या तो काट के कर देते हैं या उसमें बैंड लगा देते हैं, ताकि हमारा पेट हम एक साथ ज़्यादा नहीं खा सकें, उससे भूख कम हो जाती है। हाँ, तो उस बेसिकली वही बात आ गई कि साहब हम एक साथ ज़्यादा नहीं खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, बार बार में खाएं। बैरियाट्रिक सर्जरी यही सिखाती है। अगर आप बैरियाट्रिक सर्जरी नहीं कराएं और स्ट्रिक्टली आप इस चीज़ को फॉलो कर लेंगे, साहब मेरे को इतना ही खाना है और इतनी देर तक, बैरियाट्रिक सर्जरी में ये होता है कि आप उससे ज़्यादा खा ही नहीं पाओगे, खाओगे तो आपको उल्टी होने लगेगी। सर, अभी आप बात कर रहे थे कि गूगल की, कि गूगल पे ढेर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सर, अभी एक जो अक्सर हम जो डॉक्टर से इंटरेक्ट होते हैं तो उसमें कहते हैं कि आजकल मरीज़ ना बहुत सारी जानकारी गूगल से करके आते हैं, तो ये गूगल से जानकारी करके आना
सही कितना सही होता है, क्योंकि कई बार मरीज़ अपने हिसाब से दवाइयाँ चाहता है, कोई गूगल पे ये है तो वही दवाई आप दे दीजिए, तो क्या ये सही रहता है? आजकल बहुत देखने में आया है कि ख़ास तौर से यंग जनरेशन गूगल पे देख के और फिर आते हैं। अच्छी बात है गूगल पे पढ़ना, देखना, आपको अवेयरनेस आना, आपको बीमारी के बारे में जानना, या फिर आप उसके हिसाब से डॉक्टर से आप सलाह भी अच्छे से कर सकते हैं, डॉक्टर भी आपको अच्छे से सलाह दे सकता है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ तक सीमित है, जब तक तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप गूगल को फॉलो करके अपने आप ही अपना इलाज करने लग जाते हैं, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। आप सर इसमें जैसे मतलब कुछ डॉक्टर से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कई बार मरीज ऐसे आ जाते हैं कि वो गूगल पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, डॉक्टर्स पे कम भरोसा करते हैं। ऐसा उस कंडीशन में आप लोग कैसे मरीज को समझाते हैं और कैसे उनको एक भरोसा दिलाते हैं कि नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो दवाइयाँ गूगल पे होती हैं वो दवाइयाँ मरीज को नहीं दी जा सकती। बिल्कुल सही आपने कहा, ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे थ्योरी और प्रैक्टिकल। आपने थ्योरी तो पढ़ ली, प्रैक्टिकल में जब आप आए तो आप कुछ नहीं कर पाए। हमको मरीज को एज अ टोटल देखना होता है। गूगल एक जनरलाइज्ड बात करता है, हम हर एक मरीज अलग तरीके से प्रेजेंट करता है, हर एक मरीज हमको कुछ सिखा के जाता है। डॉक्टर भी मरीज से सीखता है, हर बीमारी अलग तरीके से प्रेजेंट करती है, हर तरीके के उसके अलग अलग तरीके के लक्षण होते हैं। तो हम खाली गूगल देख करके इलाज नहीं कर सकते। गूगल आपके शरीर को एग्जामिन नहीं कर सकता, आपका पेट नहीं देख सकता, आपका चेस्ट नहीं सुन सकता है, आपकी चाल ढाल नहीं देख सकता। खाली आप उसमें ये फीड करोगे कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो वो सिम्टोमेटिक बात हो गई, वो 100% आपका सही जवाब नहीं हो सकता। हाँ, उससे ज्ञान लेके आप अपने डॉक्टर से इस बारे में विचार विमर्श करें, उसके बारे में जानकारी लें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा बजाय इसके कि उससे हम इलाज लें। जी तो सर, अपने पास बहुत समय बहुत कम है अभी, इसमें चलते चलते हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि किन किन बातें उसका ध्यान रखें ताकि ये पूरे साल में वो स्वस्थ रहें। अपने वजन को ना बढ़ने दें, अपना खान पान सही रखें, और ख़ास तौर से इस साल के लिए तो मैं अभी इसी साल की बात करूंगा, अपने मास्क लगा के रखें, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हैंड सैनिटाइज रखें। कोरोना अभी नहीं गया है, इसके रिपरकेशंस क्या होंगे अभी कुछ नहीं कह सकते। पहले एक वेरिएंट आया था, फिर दूसरा आया, अभी तीसरा आया, चौथा आएगा, पांचवा आएगा, वी डू नॉट नो। और एक आखिर में एक और मैसेज मैं देना चाहूँगा, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। अभी तक वैक्सीन और मास्क तो ही इसका सबसे सफल इसका इलाज मालूम हुआ है हमको। तो इसलिए प्लीज़ नए साल पे भी सावधानियां बरतिए। सिर्फ मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, फिजिकल डिस्टेंसिंग से न केवल आप कोरोना से बचते हैं बल्कि दूसरी कई सारी संक्रामक बीमारियों से भी बचते हैं, और आप खुद बचते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रखते हैं। तो आज के शो में सिर्फ इतना ही। डॉक्टर वीरेंद्र सोनी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे, इन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हमारे दर्शकों को। मैं अपने दर्शकों को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमको कोविड के साथ जीना है, कोविड के साथ कैसे रहना है, ये हमको सीखना बहुत ज़रूरी है। हमको मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन से ही हमारा बचाव है, इसका ध्यान रखें, यही मेरा एक संदेश है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे, दूसरी बीमारी पे बात करेंगे और किसी दूसरे एक्सपर्ट के साथ हम चर्चा करेंगे। नमस्कार। नमस्कार।